ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती होने जा रही है उसमें जो बीएड का पोर्शन है जिसमें से आपको 20 नंबर आएंगे, ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे भारत में स्वतंत्रता पूर्व गठित शिक्षा समितियां और आयोग। देखिए यहाँ से निश्चित तौर पे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से हम आपको यहाँ पे इसका क्विक सा रिवीजन करवाएंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा जगत में भारत में क्या क्या हुआ था। यदि आपने पिछला लेक्चर नंबर 1 सुना होगा तो वहाँ पे हमने काफ़ी ब्रीफली डिस्कशन किया था। जो मैकाले का स्मरण पत्र आया था वहीं से शिक्षा की एक नींव पड़ी थी भारत में, और वहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी तवज्जो दी गई थी। उसके बाद के यदि हम प्रयासों की बात करें तो जेम्स थॉमसन थे जिन्होंने क्या किया था, स्थानीय भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु एक व्यापक योजना बनाई गई थी। और ये देखिए 1843 से 1853 की बात की जा रही है। उसके बाद आगे यदि देखें तो आगे चार्ल्स वुड समिति बनती है जो कि 1854 में बनी थी। तो सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारत में शिक्षा नीति के प्रसार हेतु तत्कालीन जो गवर्नर थे जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में अपना सुझाव पत्र भी दिया था, जिसे आप भारतीय इतिहास में वुड का घोषणा पत्र या फिर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये मैग्ना कार्टा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये किस वर्ष आया था? तो आपने याद रखना है 1854 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग, तो देखिए हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन ने 1882 में, हंटर जिनका पूरा नाम है विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो इन्होंने देखिए इसे, ये तो भारतीय शिक्षा का पहला, इसे देखिए भारतीय शिक्षा आयोग भी इसे कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। देखिए इस आयोग में 8 भारतीयों को भी सदस्य बनाया गया था। यदि आप कुछ पिछले प्रश्न पढ़ेंगे विभिन्न तरह के एग्जामिनेशन में, तो आज का जो एग्जामिनर देखिए प्रश्न पूछ रहा हो इस तरह से डायरेक्ट आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछ रहा है। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन पद्धति के दौरान भारत में पहली बार शिक्षा जगत में 8 भारतीयों को कब शामिल किया गया था, या कौन सा आयोग बना था, या कौन सी समिति बनी थी। तो आपने इस तरह से तैयारी करनी है ताकि कहीं से भी आपका प्रश्न छूट ना जाए। सर थॉमस रैले आयोग बना था 1902 ईस्वी में। तो शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1802 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया था। इसमें देखिए विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया गया था। 1904 में आपको याद होगा एक अधिनियम पारित किया गया था। तो आप यदि ये मान के चलें मोटे स्तर पर तो 1904 से ही भारत में जो विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति है उसका प्रारंभ हुआ था। सैडलर आयोग बना था 1917 में। तो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में इस आयोग को बनाया गया था, और इस आयोग में 2 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। अब देखिए आपसे इन भारतीय सदस्यों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। सर फिलिप हार्टोग समिति, अक्सर आप इसे हार्टोग समिति के नाम से जानते हैं, 1929 में इसका गठन किया गया था और शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति को बनाया गया था। विशेष तौर पर आप याद रखिएगा जो हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर सुझाव दिए थे। उसके बाद आगे वुड एक्ट रिपोर्ट आती है आपकी 1936 में। इसमें हाई स्कूल तक सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गई थी। 1944 की यदि हम बात करें तो सर जॉन सार्जेंट समिति, तो इसे देखिए सार्जेंट समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना बनाई थी, जिसे सार्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 1944 तक आप पहुँच गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। उसके आगे क्या क्या शिक्षा जगत में हुआ था, तो यहाँ पे ताराचंद समिति बनी थी आपकी 1948 में। इसने माध्यमिक शिक्षा समिति के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज 1948-49 की यदि हम बात करें तो डॉक्टर S राधाकृष्णन आयोग बना था। आपको ज्ञात होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया
जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। तो देखिए, एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पर बैठता है। तो इनकी देखिए एक रिकमेंडेशन थी 1948-49 में, ये बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इन्होंने देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय शिक्षा आयोग को स्थापित करने का सुझाव दिया था। मुदालियर शिक्षा आयोग बना था 1952-53 में, और इसका देखिए जो इनका पूरा नाम था आपने याद रखना है। जिस आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनका नाम था। इसका गठन किया गया था 23 सितंबर 1952 में। इसे देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पाठ्य चर्चा में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की रिकमेंडेशन इसमें की गई थी। और जो मुदालियर आयोग की रिपोर्ट सबमिट हुई थी 29 सितंबर 1953 को सबमिट भी इसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया था। उसके आगे हम बात करें 1964 का वर्ष भारतीय शिक्षा जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है क्योंकि देखिए उस समय डॉक्टर DS कोठारी आयोग की अध्यक्षता में शिक्षा जगत में आधारभूत जो उसमें संशोधन करने थे उसके ऊपर इस आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग ने पाठ्यक्रम सुधार, समानता, सामाजिक न्याय, अन्वेषण इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी अनुशंसाएं भी दी थी। तो आप याद रखिएगा, अक्सर यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था और इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी। त्रिभाषा सूत्र या त्रिभाषा फार्मूला के नाम से भी आप एक शब्द सुनते होंगे भारतीय शिक्षा जगत में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये जो त्रिभाषा सूत्र या फार्मूला दिया गया था ये किसी कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं दिया गया था, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया था वर्ष 1968 में। ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? देखिए, पहली तो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी थी, उसके बाद अंग्रेजी थी, और उसके बाद ये अनुशंसा दी गई थी कि जो भी क्षेत्र जिस भी क्षेत्र से संबंधित जहां पे शिक्षा जगत को शुरू किया जाएगा वहां की तीसरी उनकी स्थानीय भाषा को भी वे शामिल कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये भारतवर्ष में आज तक इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा गया है। इसके बाद देखिए फिर भारतीय शिक्षा जगत में 10+2+3 की पद्धति आती है जो कि 1972 में आई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 1 से 10 तक की आप पढ़ाई करते थे, उसके बाद आप +1 +2 की करते, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती थी। लेकिन अब आप देखेंगे जब 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा 10+2+3 जो शिक्षा पद्धति आई थी 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। यदि आप इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हैं, जिसमें 24 जुलाई 1968 को प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। और यह जो कोठारी आयोग था उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसी पर आधारित थी। देखिए इसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि शिक्षा बजट के लिए 6% के प्रावधान तथा शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके बाद 1986 में बनती है। इसमें शिक्षा के असमानताओं को दूर करने तथा वैश्विक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने पर जोर दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप याद रखिएगा 1986 में आई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब या किस नीति के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो आपने इसका उत्तर करना है 1986। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में इसका गठन किया गया था। इस समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तुत किए थे, जिनमें मॉड्यूलर शिक्षा और सेमेस्टर पद्धति तथा कौशल विकास के उत्थान पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनः विचार किया जाता है 1992 में। इसमें देखिए जो 1986 का गठन किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, उसी का देखिए नेक्स्ट इसमें पुनः संशोधित रूप था इसका। इसके गठन का उद्देश्य वर्तमान शिक्षा का विश्लेषण व बेहतरीन शिक्षा के भविष्य के लिए सुझाव देना था।
इसके अलावा देखिए यशपाल समिति का गठन किया गया था 1992 में। किसने इसका गठन किया था ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसमें देखिए शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेषकर छोटी क्लास के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर बात की गई थी। उसके बाद गणना समिति बनती है 1993 में। तो इसमें देखिए जो उच्चतर शिक्षा व राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की आवश्यकता, शिक्षा की गुणवत्ता और अनुसंधान पर विशेष बल देने का सुझाव दिया गया था। तो उसके बाद हम बात करें तो भारत में देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 13 जून 2005 को, और इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी श्री सैम पित्रोदा के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। इसमें देखिए शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण, स्कूली शिक्षा की सर्व सुलभता, स्कूली शिक्षा में कक्षा प्रथम से ही मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा की अनिवार्यता पर विशेष बल दिया गया था। लिंग दोह समिति 2006 में गठित की गई थी। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्र राजनीति चुनावों में सुधार, धन की बाहुल्य इत्यादि के अध्ययन के लिए समिति का गठन किया गया था। हमेशा याद रखिएगा, लिंग दोह समिति ने, देखिए पहले तो आपसे प्रश्न यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि इसका गठन किसने किया था, तो आपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय याद रखना है। देखिए लिंग दोह समिति युवाओं से जुड़ी हुई थी। आपको पता होगा विश्वविद्यालयों में छात्रों के जो चुनाव होते हैं उसमें विभिन्न तरह की त्रुटियां आपको देखने को मिलती, जिससे अनेकों भयंकर विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो लिंग दोह समिति ने इसके ऊपर काम किया था। डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति, तो इस समिति का जो गठन किया गया था वर्ष 2011 में किया गया था। इस समिति ने तकनीकी शिक्षा में सुधार और अनुसंधान के लिए 2% निर्धारित करने का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, टेक्निकल एजुकेशन की जब बात की जाएगी तो आपके दिमाग में डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति का नाम आना चाहिए। इसके बाद फिर वर्ष 2012 की यदि हम बात करें तो के.बी. पवार समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। इस समिति द्वारा उच्च शिक्षा में सार्वजनिक व निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के 4 मॉडल अपनाने का सुझाव दिया था। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा तैयार किया जाता है, जिसके लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 देश में वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के रूप में अपनाई भी गई है। देखिए आपको लगता होगा कि वर्ष 2020 में जो शिक्षा नीति आई है ये 1 या 2 दिनों का काम या 1 या 2 महीनों का काम नहीं है। इसके ऊपर देखिए पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का जो मसौदा तैयार किया गया था, उसके बाद देश भर से इसके ऊपर देखिए लोगों के विचार विमर्श लिए गए थे। पंचायत लेवल तक सेमिनार अटेंड करवाया गया थे, लोगों की एक राय ली गई थी। उसके बाद देखिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरी स्टडी करने के बाद वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके ऊपर आपको इसी जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पे जिसको हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट सिलेबस भी आपको डाला गया है कि नई शिक्षा नीति क्या है, किस तरह से वो काम करेगी, क्या क्या उसमें आधारभूत परिवर्तन भी किए गए हैं। तो आपको बता दें जो ये सीरीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए देखिए यदि आपके पास एक किताब होगी, ये एक बुक के फॉर्म में भी पब्लिश हो चुकी है, मार्केट में आपको मिल जाएगी, या आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से भी इस पूरी के पूरी प्रिंटेड फॉर्म में इस किताब को अपने पास रखिएगा। जब ये किताब आपके पास होगी तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी सुगमता से कहीं पर भी बैठ करके इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये सीरीज करवाई जाए, लेकिन आपके पास ये बुक होगी तो आप इसका अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे, और यहाँ पे जो आप बातें सुनेंगे बुक के माध्यम से आपको बहुत जल्दी वहाँ पे रिवाइज भी हो जाएगी। तो आगे हम यहाँ पे बात करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण स्रोत। देखिए आपको यहाँ पे वैदिक शिक्षा प्रणाली में यहाँ पे बताया गया वैदिक शिक्षा प्रणाली क्या है, किस तरह से काम करते हैं, और साथ में ही यहाँ पे आपको बौद्ध शिक्षा पद्धति को भी पढ़ना होगा। तो यदि हम बात करें भारतीय ज्ञान प्रणाली में तो 2 तरह की शिक्षा पद्धतियां आपको देखने को मिलती है, वैदिक और बौद्ध शिक्षा पद्धतियां। ठीक है, तो यदि आपको बताएं कि वैदिक शिक्षा प्रणाली भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक हिस्सा था, वैदिक साहित्य और वेदों पर आधारित है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य
छात्रों को धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन कौशल में भी निपुण बनाना था। इस दौरान आप गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही सजग, बहुत ही सुदृढ़ एक दृश्य देखते थे, जिसमें छात्र और गुरु के बीच में एक बहुत ही पावन पवित्र ज्ञानवान ऊर्जा के रूप में एक रिश्ता बनता था, जिसमें वेद, उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपवेदों के अध्ययन के साथ साथ योग, ध्यान, तपस्या और सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में धार्मिक और सामाजिक मूल्यों की रक्षा की है। छात्रों की समृद्धि, शांति और ज्ञान की दिशा में भी इसमें आगे छात्रों का मार्गदर्शन किया जाता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली के महत्व की यदि हम बात करें, देखिए शिक्षा का जो मुख्य केंद्र हुआ करते थे गुरुकुलों के माध्यम से, गुरुकुलों या आप ये भी मान सकते हो उसमें जो तीर्थ स्थल होते थे, जो पवित्र स्थल होते थे, वहीं पर शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा पद्धति आगे बढ़ती थी। और वैदिक शिक्षा प्रणाली का संचालन गुरुकुलों और तीर्थ स्थलों के माध्यम से ही होता था। यहाँ छात्र गुरु के आदर्शन में धार्मिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरु ज्ञान को शिष्यों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करते थे। इस परंपरा में गुरु शिष्य को अपने आदर्शों, अनुभवों और विद्या को संप्रेषित करते थे। देखिए अधिकतर यदि आप देखेंगे वैदिक समय में जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक या संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती थी। गुरु उनके सामने बैठते थे, शिष्य उनके नीचे आसन लेकर बैठते थे और वहीं पे वो शिक्षा पद्धति आगे बढ़ती थी। उपनिषद, दर्शन, गणित, ज्योतिष, संस्कृत भाषा आदि पर केंद्रित थे। गुरुकुलों में छात्रों को विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती, जैसे वेद, उपनिषद, दर्शन, गणित, ज्योतिष, संस्कृत इत्यादि, और उसमें संस्कृत भाषा को काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। ऋग्वेद से लेकर प्राचीन काल के विद्वानों ने शिक्षा को देखिए यदि हम बात करें, प्राचीन समय में भी शिक्षा को मानव का तीसरा नेत्र माना जाता था। और वर्तमान समय में भी हम यदि बात करें, देखिए एक शैक्षणिक दृष्टि से यदि हम देखें तो एक शिक्षित व्यक्ति कहीं पर भी, चाहे ये जरूरी नहीं है कि वो नौकरी लेने के लिए संघर्ष कर रहा है, एक शिक्षित व्यक्ति देखिए किसी एक घर की बात कर लें, गांव की बात कर लें, एक समाज की बात कर लें, अपने राष्ट्र की बात कर लें, एक शिक्षक व्यक्ति का सोचने का तरीका, उसकी कार्यप्रणाली, उसके विचारवान, उसका ज्ञानवान प्रवृत्ति हर तरफ से मानवता के उत्थान के लिए लाभदायक होती है। और यही कारण था जब ये वैदिक शिक्षा पद्धति थी हमारी, तो यहाँ पे देखिए विश्व गुरु भी भारत को कहा जाता था। इतनी सुदृढ़ हमारी ये शिक्षा पद्धति थी जो कि अनेकों विदेशी आक्रांताओं के लिए भी उत्सुकता का कारण बनी थी। तो यहाँ पे देखिए आपको इस पूरी बुक में मिल जाएंगे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको खुद पढ़ने, और यहाँ से भी आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह की शिक्षा पद्धति वहाँ पे दी जाती थी, कौन कौन से कौशल इसमें सिखाए जाते थे। यदि हम यहाँ पे देखिए, आपको हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए इस PDF या जो इसकी बुक है उसकी फॉरम में भी आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए कुछ MCQ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए इन्होंने जो उद्देश्य बताया, ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है। ये पूरा ऐसा नहीं है कि आप पूरे कॉम्प्रिहेंसिव रूप में मान लीजिए कि वैदिक शिक्षा प्रणाली या प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य मात्र एक ही था। तो इन्होंने तो देखिए डॉक्टर अल्तेकर बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा में एक ब्रह्मचारी छात्र जो निरंतर ब्रह्मचर्य अनुसंधान करता था उसे क्या कहा जाता था? देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो उसे कहा जाता था नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ज्ञात होगा आपको कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचारी जीवन पद्धति को अपनाना पड़ता था और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व भी बताया गया है। प्राचीन भारत में शिक्षा के संस्थानों के लिए विभिन्न नाम क्या थे? तो अंडरस्टूड है आपको। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप देखेंगे, गुरुकुल के नाम से इन्हें जाना जाता था। कौन सा शहर प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा का नाम आपने सुना होगा, तक्षशिला का नाम आपने सुना होगा, काशी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाबिल यहाँ पे बिल्कुल भी मशहूर या बिल्कुल भी फेमस नहीं था यदि हम बात करें प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों की।
प्राचीन भारतीय शिक्षा में शिक्षक या शिक्षिका के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? तो देखिए, शिक्षक को गुरु के नाम से जाना जाता था। वेदों की आध्यात्मिक शिक्षा में मुख्य जोर कहाँ था? तो वहाँ पे देखिए स्वयं सिद्धि। देखो, वेदों का जो आध्यात्मिक बहुत ही, वेदों में यदि आप देखेंगे तो एक ज्ञान जो निकला है संसार के लिए, हमें मान के चलते हो वेदों के माध्यम से ही निकला है, तो उससे स्वयं सिद्धि मिलती थी। आप देखेंगे यदि प्राचीन समय में जो शिष्य होते थे उनमें आपस में वाद विवाद भी कराया जाता, तो वेदों के ऊपर होता था, उनकी विशेषज्ञता उनके ज्ञान की प्रवृत्ति के ऊपर होता था। वैदिक परंपरा में कौन सा युग सत्य की सीधी अनुभूति की दिशा में था, जिसमें ब्रह्मचर्य, तपस्या और योग की प्रथाएं थी? तो इसका होगा उपनिषदीय युग था। देखिए, ये कुछ प्रश्न है यहाँ पे जो आपको बुक में मिल जाएगी, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस देखिए आगे इसमें हम आज इस लेक्चर में ये भी कवर अप करेंगे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है। बौद्ध काल में शिक्षा आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर आधारित थी, जिसका मुख्य आदर्श निर्वाण और मोक्ष था। बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य रूप से धार्मिक पुस्तकों से शिक्षा देना प्रारंभ किया था। देखिए, बौद्ध शिक्षा के बारे में आप एक बात मान के रखिएगा, बौद्ध शिक्षा भी मठों इत्यादि के माध्यम से ही आगे बढ़ती थी। शिक्षा पद्धति के ऊपर भी यहाँ पर जोर दिया जाता था। यहाँ पर भी कोशिश होती थी कि विद्यार्थी को ज्ञानवान बनाया जाए, ताकि वो अपने ज्ञान के आधार पर धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। हमेशा याद रखिएगा, भारत से बाहर जो हमारी शिक्षा पद्धति निकली थी वो बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ही निकली थी। बौद्ध भिक्षुओं ने ही भारत से बाहर जा कर के भारतीय शिक्षा प्रणाली, जिसमें चाहे वेदों की यदि हम बात करें या बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो अपनी इनकी विद्याओं की विविध तरह की इनकी जो प्रवृत्तियां थी, वो भी भारत से बाहर किसके माध्यम से गई थी? बौद्ध शिक्षा के जो भिक्षु थे उन्हीं के माध्यम से गई थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में यदि हम बात करें मुख्य विशेषताओं की, तो यहाँ पर देखिए निर्माण की प्राप्ति पर बहुत महत्व दिया जाता था। शिक्षण संस्थानों का प्रजातंत्रीय संगठन था। देखिए, बहुत बड़ी बात है, उस समय में भी जो बहुत शैक्षणिक संस्थान थे उनमें प्रजातंत्रीय प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। जन सामान्य की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी कि जब कोई धर्म या कोई शिक्षा पद्धति पॉपुलर होती थी तो अंडरस्टूड है कि वो जनमानस में जाएगी, बहुत बड़े जनमानस तक के फैला हुआ था बौद्ध शिक्षा की यदि हम बात करें। उत्कृष्ट शिक्षा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाता था। सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी थी। व्यवस्थित शिक्षा संस्थानों का जन्म यहीं से हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी। इसके अलावा धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। प्रवज्या संस्कार, देखिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवज्या संस्कार किस शैक्षणिक विधा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसका उत्तर करेंगे बौद्ध शिक्षा। उपसंपदा संस्कार था। स्त्री शिक्षा की व्यवस्था भी हमें बौद्ध शिक्षा में देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, जो बौद्ध शिक्षा में एक अष्टांगिक मार्ग था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। इस मार्ग में प्रथम रूप में सम्यक दृष्टि थी, सम्यक संकल्प था, सम्यक कर्म था, उसके बाद देखिए सम्यक आजीविका थी, सम्यक प्रयास था, सम्यक स्मृति थी, सम्यक समाधि थी। तो ये देखिए 8 उनके अष्टांग थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको इस किताब में पूरे के पूरे मिल जाएंगे, अच्छे से आपने इनको पढ़ना है। आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए। जब भी आप ये किताब की हार्ड कॉपी आपके पास होगी, एक हाईलाइटर लीजिए और उससे इस पूरी किताब को आपको अच्छे से जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं उनको आपने हाईलाइट करना है और इन वीडियोस को आपने सुनते रहना है, क्योंकि इन वीडियोस में हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। याद रखिएगा, देखिए जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन का समय होगा उसमें जो आपकी कैंडिडेचर के लिए आपकी जो दावेदारी होगी ये काफ़ी मजबूत हो सकती है। और बीएड पोर्शन देखिए आपको यहाँ पे मेरिट में आने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो बहुत शिक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया और साथ में भी बताया है कि कौन सी बुक्स का क्या महत्व होता है, किस विषय को तवज्जो देती थी। साथ में आपको यहाँ पर मिलेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, तो ये आपको खुद पढ़ने हैं। पुनः आपको बता दें कि आपको सिंपली www.elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाना है। यहीं पर जाकर के आपको सिंपली किताब मिलेगी, स्कूल लेक्चरर, नीचे लिखा होगा बीएड पोर्शन 20 मार्क्स। आप उस किताब को लीजिएगा। उस किताब के साथ में आप जल्दी से एक अच्छे से अपना बीएड पोर्शन को जितने कम समय में हो सकता है अच्छे से सुदृढ़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारी लेक्चर की सीरीज भी आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।